गुड मॉर्निंग बच्चों असामाजिक विज्ञान की क्लास में हम हमारी पॉलिटिकल साइंस यानी सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन का पार्ट 3 हमें संसद क्यों चाहिए का अध्ययन करने जा रहे हैं। बच्चों, हमें संसद क्यों चाहिए? देखो, ये हमारे लिए गर्व की बात है क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। और जब एक बहुत बड़ा लोकतांत्रिक देश है और एक सफल लोकतांत्रिक देश है, तो लोकतांत्रिक देश क्या होता है? लोकतांत्रिक वह देश होता है जहाँ जो जनता होती है वो पूर्ण रूप से जो शासन होता है, सरकार होती है या शासक वर्ग होता है, प्रशासन होता है, उसमें अपनी भागीदारी निश्चित करती है और निभाती है। यानी जनता का शासन होता है, जनता के द्वारा शासन होता है और जनता के लिए शासन होता है। तो इस चैप्टर का हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, लोगों को फैसले क्यों लेने चाहिए, लोग और उनके प्रतिनिधि, और हमें संसद क्यों चाहिए। टॉपिक आ रहा है संसद। तो बच्चों, आप लोग जैसा कि जानते हैं संसद क्या होती है, मैं आपको बता देती हूँ। फिर भी संसद भारतीय की सरकार है, उसके तीन अंग हैं। तीन अंग हैं कौन कौन से? कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। जो जो व्यवस्थापिका है वो कौन है? संसद। यानी संसद वह है, संसद भारतीय जो व्यवस्थापिका है उसको संसद कहते हैं। अब व्यवस्थापिका क्या करती है बच्चों? व्यवस्थापिका व्यवस्था बनाए रखती है। व्यवस्था बनाए रखती है यानी कानूनों का निर्माण। व्यवस्था कब बनेगी? जब कानून होंगे, नियम होंगे। तो कानूनों को बनाकर रखती है। कानूनों को बनाने का कार्य कौन करती है? व्यवस्थापिका। यानी भारतीय व्यवस्थापिका का क्या नाम हुआ? भारतीय व्यवस्थापिका का नाम संसद हो गया। अब सवाल उठता है कि संसद क्यों होनी चाहिए। चलो बच्चों, मैं एक नॉर्मल सी आपको बात बताती हूँ। आप विद्यालय में हैं, है ना, अपनी कक्षा में बैठे हैं, लेकिन आपकी कक्षा में अगर वैदिक टीचर नहीं आया है, मैम नहीं आएंगी, सर नहीं आए, तो उस समय आपको कौन माइंड करेगा? उस समय आपको आपका मॉनिटर माइंड करेगा। ठीक है। और जो हमारी विद्यालय उसकी कार्यप्रणाली चल रही है, तो क्या कहाँ से चलती है ये कार्यप्रणाली? कौन चलाता है? कौन कायदे कानून बनाता है? तो ये जो नियम कायदे कानून जो बना रहा है वो कौन हो गया? संसद हो गई। यानी भारत में भी संसद की क्या आवश्यकता रह गई? क्यों हमारी व्यवस्था में संसद का को बनाया गया? तो देखो बच्चों, आपको पता है भारत क्या रहा हुआ है? भारत गुलाम रहा हुआ है। लगभग 200 वर्ष तक अंग्रेजों ने हम पर शासन किया और उसके पश्चात हमने हमारी आज़ादी को प्राप्त किया। 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हुए, स्वतंत्र हुए, और 26 जनवरी 1950 को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। गणतंत्र लागू हुआ। यानी कि भारत एक ऐसा गणतंत्र है, भारत का संविधान लिखा गया और उस संविधान के अनुसार कानून रह गए, जिसमें क्या तय हुआ? जिसमें हुआ सरकार को 3 भागों में बांटा गया। यानी जो हमारी सरकार कार्य कर रही है, जो हम पर कार्य कर रहा है, वो कौन है? वो सरकार है। और वो उसके कितने अंग हैं? सरकार के 3 अंग हैं। उनमें से एक कौन सा है? संसद। संसद क्यों बनाई गई है इसको हम इस चैप्टर में डिस्क्राइब करेंगे। लेकिन मैं फिर भी आपको स्टार्टिंग में बता देती हूँ चैप्टर के टॉपिक से हटकर कि किसी भी व्यवस्था, किसी भी देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाए रखने के लिए कानूनों का निर्माण होना बहुत आवश्यक होता है। और ये कानूनों का निर्माण उस देश की संसद से कर सकती है। लोकतंत्रात्मक देशों में उस देश की जो संसद होती है वही क्या करती है? कानूनों का निर्माण करती है। अर्थात देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाए रखने के लिए कुछ कानून, जिसको कि सभी लोग अपनी सहमति देते हों, सभी लोग उसे स्वीकार करते हों, अस्वीकार किए जाने पर दंड के भागी हों, वो कौन होता है? संसद होती है। संसद कानून बनाती है। अब है कि लोगों को फैसले क्यों लेने चाहिए। तो बच्चों देखो, जब तक आप कोई डिसीजन नहीं लेते हो, नॉर्मल बात समझो, जब तक आप जैसे आप सोच रहे हो मुझे साइंस पढ़ना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे टीचर बनना है, लेकिन आपने डिसीजन नहीं लिया, है ना, तो जब तक आप डिसीजन नहीं लोगे, जब तक आप कार्य नहीं कर सकते, जब तक कार्य नहीं करोगे जब तक आप सफल नहीं हो सकते। तो लोगों को फैसले क्यों लेने चाहिए? सवाल उठ रहा है कि लोग फैसले, अब हम जब हमारे शासन व्यवस्था की बात करते हैं और राजनीति की बात करते हैं, तो उसके अंतर्गत फैसले क्या लेने चाहिए? देखो बच्चों, भारत आज़ाद हो गया, भारत आज़ाद हुआ और उससे पहले भी बहुत से कानून ऐसे आए थे, बहुत से एक्ट ऐसे आए थे जिसमें कि कानूनों के निर्माण की आवश्यकताएं महसूस हुई। देखिए, 1885 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मांग कर दी कि विधायिका में जो निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं वो होने चाहिए, उनको क्या कार्य होना चाहिए? उनको बजट पर चर्चा करने और प्रश्न पूछने का अधिकार होना चाहिए। यानी जो हमारी सरकार हमारे लिए कार्य कर रही है
वो कुछ भी कार्य नहीं कर सकती है। उसके जो कार्य होते हैं वो क्यों हो रहे हैं, और उन कार्यों से क्योंकि उन सरकार के द्वारा किए गए कार्यों से प्रभावित कौन होता है, हम होते हैं। तो हमें ये अधिकार होना चाहिए कि जो सरकार कार्य कर रही है वो हमारे हित में है, हम उनसे प्रश्न पूछ सकते हैं। तो ये हर कोई व्यक्ति नहीं पूछ सकता है, लेकिन इसके लिए संसद का निर्माण किया गया। देखिए, आपके पाठ्य पुस्तक में बताया गया है 1885 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मांग की कि विधायिका में निर्वाचित सदस्य होने चाहिए और उन्हें बजट पर चर्चा करने और प्रश्न पूछने का अधिकार मिलना चाहिए। 1909 में भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने कुछ हद तक निर्वाचित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था को मंजूरी दी। शब्द क्या आ गया, निर्वाचित प्रतिनिधि। निर्वाचित यानी क्या होता है, निर्वाचित का अर्थ होता है चुनकर जाना। जैसे कि निर्वाचन का अर्थ हो गया चुनना, है ना, आपने चुन लिया। प्रतिनिधि का अर्थ होता है जो आपको मॉनिटरिंग करता है, यानी अगर आपका क्लास का मॉनिटर है वो कौन हो गया, आपका प्रतिनिधि हो गया। यानी उसको आप लोगों ने क्या करा, निर्वाचित किया है। आपकी क्लास में जब हम मॉनिटर चुनते हैं तो आप लोगों से पूछते हैं ना, जैसे दो बच्चे खड़े हो जाते हैं, पूछते हैं बताओ इस बच्ची को कौन चाहता है फर्स्ट मॉनिटर बन जाए, बताओ। तो आप लोग हैंड्स अप करते हैं ना, हैंड्स रेज करते हैं, फिर हम काउंटिंग करते हैं, उसको हम निर्वाचित कर देते हैं। तो निर्वाचित प्रतिनिधि चुनने का अधिकार होना, मतलब जो व्यक्ति शासन कर रहा है वो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए कि मनचाहा व्यक्ति उस जगह पर आ गया और उसको शासन करने का अधिकार दे गया। वो निरंकुश नहीं होना चाहिए, वो जनता के द्वारा चुना हुआ होना चाहिए, निर्वाचित होना चाहिए। प्लस क्या होना चाहिए, उसके उद्देश्य, उसके कार्य क्या होने चाहिए, जनता के हित में ही होने चाहिए, ऐसा कहा गया है। कहाँ कहा गया है, हमारी संसद में कहा गया है। औपनिवेशिक शासन के अनुभव, स्वतंत्रता संघर्ष में तरह तरह के लोगों की हिस्सेदारी के आधार पर राष्ट्रवादियों को विश्वास हो गया कि स्वतंत्र भारत में सभी लोग अपने जीवन को प्रभावित करने वाले फैसलों को लेने में क्षमता रखते हैं। अब आप कैसे फैसले ले सकते हो, आपके जीवन को क्या आपके जीवन को राजनीतिक जीवन में क्या क्या प्रभावित कर रहा है, यानी कि आप अपना प्रतिनिधि चुन रहे हो। जैसे अभी आप चुनाव होते हैं, आप लोग देखते हो, कोई व्यक्ति बीजेपी को चुनता है, कोई व्यक्ति कांग्रेस को चुनता है ना, कोई किसको पार्षद बनाता है। तो आपको ये डिसीजन ले सकते हो कि हमारा प्रतिनिधि कैसा हो। आपकी जो अपेक्षा है, आपकी जो उम्मीद है, आपकी जो ज़रूरतें हैं, आप देखते हो कि उसको कौन पूरा कर सकता है, कौन सी पार्टी उसको पूरा, और अपना मत उसको दे सकते हो। पहला तो यानी आप मत देकर, वोट देकर अपना प्रतिनिधि चुन सकते हो। दूसरी बात क्या जाती है, स्वयं चुनाव लड़के अपना प्रतिनिधि चुन सकते हो। आलोचना समालोचना करके आप सरकार पर दबाव बना सकते हो। अपनी इच्छाओं को मांग पत्र जारी करके आप लोग सरकार पर दबाव बना सकते हो। तो इसी प्रकार क्या होता है, ये व्यवस्थाएं चलती रहती हैं। अब सरकार को क्या होता है, अब जैसे आप लोग अपने यहाँ पे अगर निर्वाचन होता है तो सरकार क्या होता है, प्रेशर में रहती है। सरकार को ये बात पता होती है कि अगर वो आपके हितों के अनुकूल कार्य नहीं करेगी, वो आपका भला नहीं करेगी, आपके विकास के लिए कार्य नहीं करेगी, तो अगले 5 वर्ष बाद जब चुनाव आएंगे आप उसको नकार दोगे। यानी इनडायरेक्ट रूप में आप क्या करते हो, सरकार पर भी अपना प्रेशर बना के रखते हो। अच्छा, दूसरा एक टॉपिक हमारे पाठ्यपुस्तक में, लोगों और उनके प्रतिनिधि। तो ये मैंने अभी भी बताया, लोग कौन होते हैं, हम आम जनता। अब कोई भी डिसीजन लेना हो वहाँ आम जनता पूरी तो नहीं पहुँच जाती है, किसके माध्यम से पहुँचते हैं, प्रतिनिधि के माध्यम से। यानी आप अपनी बात अपने प्रतिनिधि के माध्यम से कह रहे हैं। ये प्रतिनिधि कौन होता है, ये वो व्यक्ति होता है जिसको हम अपना वोट देकर चुनकर भेजते हैं कि हमारे लिए ये कार्य करेगा। जैसे कि अभी आप अपने विद्यालय में देखो, अपनी क्लास को देखो, आपकी क्लास है, कोई बात प्रिंसिपल मैम तक पहुंचानी है, तो क्या आप पूरी क्लास उठकर जाते हो, नहीं जाते। आपकी बात किसके द्वारा पहुंचती है, मॉनिटर के द्वारा पहुंचती है। आपका फैन नहीं चल रहा है, या आपके कमरे में लाइट व्यवस्था नहीं है, या आपकी क्लास में टीचर नहीं आ पा रहा है, तो वो सारी व्यवस्था किसके द्वारा पहुंचाते हो बच्चों, वो आप अपने प्रतिनिधि के माध्यम से पहुंचाते हो। यानी कि बात क्या हो गई कुल मिलाकर, कि हमें संसद क्यों चाहिए, तो फैसले लेने के लिए, कि जनता द्वारा फैसला लिया जाए। और लोग और उनके प्रतिनिधि कौन होते हैं, जो मैंने आपको बता दिया, लोग और उनके प्रतिनिधि कौन होते हैं। देखो, आपकी पाठ्य पुस्तक बताया है कि किसी भी कानून पर, किसी भी सरकार में, किसी भी चुनाव पर लोगों की आम सहमति का होना। जैसे कि कोई बिल पास किया जाता है, या कोई कानून आता है, कोई विधेयक आता है। अब आपको मैडम ये विधेयक क्या होता है, तो ये सब हम आगे पढ़ेंगे। विधेयक क्या होता है, विधि क्या होती है, कानून क्या होता है, सहमति क्या होती है।
सहमति यानी रजामंदी। जैसे कि सपोज करो बिल आ गया, कोई सा भी बिल आ गया, जैसे बिजली के बिल आ गए, बिजली के बारे में कोई बिजली की रेटें बढ़ी और उसका कोई कानून पास हो गया, या अभी नोटबंदी आई थी, नोटबंदी में कितने सफल हुई, आम सहमति हुई या नहीं हुई, या अभी कोरोना काल था, इसमें लॉकडाउन लगा तो इसमें आम सहमति हुई नहीं हुई। तो आम सहमति का होना अनिवार्य हो जाता है। आम सहमति मोस्टली कब जरूरत हो जाती है, जब कोई कानून बनता है तो उस पर जनता की आम सहमति का होना एक अनिवार्य पहलू हो जाता है। व्यक्ति जो चुनकर जाता है प्रतिनिधि, वो उन्हीं के व्यक्तियों के हितों में, लोगों के हितों में, प्रजा के हित में ही समस्त कार्यों को करता है। तो सहमति और स्वीकृति, सहमति और स्वीकृति पर क्या है, पूरा राजनीतिक विज्ञान टिका हुआ है, संसद व्यवस्था टिकी हुई है। तो जो जनता द्वारा जो प्रतिनिधि, अब ये जो लोग हैं, ये लोग क्या करते हैं, प्रतिनिधियों को चुनते हैं। लोगों के द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि हैं, इसका जो ग्रुप है वो क्या कहलाता है, संसद कहलाता है। कुल मिलाकर संसद क्या हो गई, संसद आ गई। संसद का अर्थ है, संसद वह है, संसद वह व्यवस्थापिका है, सरकार के अंगों का वह प्रमुख अंग है जो कि क्या करता है, कानूनों का निर्माण करता है, कानूनों का निर्माण करता है। अब संसद क्या कोई मशीन है क्या बच्चों, संसद कोई मशीन नहीं है। संसद में कौन होते हैं, जो लोगों के द्वारा चुने हुए होते हैं। कौन, वो जो लोग जिसको चुनकर भेजते हैं वो कौन कहलाते हैं, प्रतिनिधि कहलाते हैं, यानी निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। निर्वाचित प्रतिनिधियों का क्या कार्य होता है, निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्य होता है लोगों के हित में कार्य करना, जनता के हित में कार्य करना, देश के विकास के लिए कार्य करना। और इन पर किसका प्रभाव होता है, इन पर लोगों का प्रभाव होता है। लोग अपना फैसला या डिसीजन लेने में आज़ाद होते हैं कि हमें किस प्रकार डिसीजन लेना है। अगर सरकार उनके कार्यों की, उनकी उम्मीदों की, उनकी अपेक्षाओं की अनदेखी करती है तो लोगों के पास फैसला होता है कि अगले 5 वर्ष बाद जो चुनाव होगा वो उस व्यक्ति को, उस पार्टी को नकार देंगे। तो अब हमें समझ में आ गया ना कि संसद क्यों होनी चाहिए। संसद क्यों होनी चाहिए, संसद फैसले लेने के लिए संसद होनी चाहिए, निर्णय लेने के लिए संसद होनी चाहिए। लोग और लोगों के प्रतिनिधि द्वारा जो कानूनों का जो निर्माण होता है, सरकार उस प्रकार कार्य किस प्रकार करती है, सरकार को कार्य करवाने के लिए भी क्या होनी चाहिए, संसद है। क्योंकि संसद क्या है, संसद ऐसे लोगों का समूह है जिसमें कि जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि जनता के हित में, देश के हित में कार्य करते हैं। मैंने बहुत इजी तरीके से आपको समझाया है। तो आज की क्लास नहीं ओवर होती, नेक्स्ट क्लास में हम आगे का पढ़ेंगे ना। दैट्स ऑल बेटा, थैंक यू।